हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इग्नोई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे IBO 4 की यूनिट 6 दैट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट। ऑलरेडी हम IBO 4 का ब्लॉक 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सा हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप मुझे बताइए, जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो क्या आप एक सिर्फ सिंगल मेथड के थ्रू पेमेंट करते हैं? ये ज़रूरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, हमारे सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल लोगों की, जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं या अपने पेरेंट्स की बात करी, तो आपने एक जनरल चीज़ देखी होगी कि वो लोग कैश में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना। उनको लगता है कि आप कैश पे कर दो, वो ज़्यादा सही तरीका है पेमेंट का, क्योंकि उनको यही लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऐसा ना हो पैसे फंस जाए, है ना। तो ये होता है, ठीक। अब अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो हम लोगों को क्या लगता है कि कौन इतना कैश कैरी करके ले जाए, इससे अच्छा है हम ATM कार्ड्स के थ्रू पे कर देंगे। वरना आजकल UPI इज बेस्ट, है ना। चाहे गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम वॉलेट यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड है जिनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट्स की बात करें तो उसमें आपको ये भी फैसिलिटी होती है कि कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, साथ ही आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट। और जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कंपनीज हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि वो हमको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन करें, है ना। वो आपको वाउचर्स प्रोवाइड कर देंगी, कैशबैक्स प्रोवाइड कर सकती हैं, राइट। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, ठीक। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है और जो हमारा इंपोर्टर है, इनके बीच में भी टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक्सपोर्टर ने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, इंपोर्टर तक भेजा, तो उनके बीच भी तो एक पेमेंट गेटवे होगा, है ना। तो ये जो पेमेंट होता है इनके बीच में, ये डिफरेंट फॉर्म्स का होता है, ठीक है। हो सकता है कि एडवांस पेमेंट कर दिया गया, या हो सकता है कोई लेटर इशू किया गया, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को इशू किया गया। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट किया जाता है, ठीक है। So terms of payment play a very important role in the export business. The terms are instrumental in attracting foreign buyers in this expanding export business. Many exporters are able to clinch an order on the basis of attractive payment terms, even though they may not be competitive from the viewpoint of price or क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है। अगर टर्म्स ऑफ पेमेंट हमारी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है तो एक्सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमको जो पेमेंट है वो टाइम से मिल जाना, या हो सकता है कि हमारे गुड्स शिप होने से पहले ही हमारे पास पेमेंट आ जाए, ठीक है। जैसे इसमें एक मेथड है आपका, कौन सा? एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट आपको समझ में आता ही होगा कि हमको पेमेंट पहले से मिल जाती है, राइट। तो अगर एक्सपोर्टर को ये पता चलेगा कि जो हमारा इंपोर्टर है वो एडवांस में पे करेगा, तो कोई भी एक्सपोर्टर उसके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बिजनेस भी हमारा अपलिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा पेमेंट टर्म्स होते हैं, ये काफी फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे हो गया हमारा एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस, ट्रेड प्रैक्टिसेस किस तरीके से हैं, ठीक। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बायर, अब बायर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस पर अब काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका बायर, या फिर जिसे हम इम्पोर्टर भी कहते हैं, अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है आपको एडवांस पेमेंट कर दे। अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो हो सकता है जब आपने उसको गुड्स शिप कर दिए तो वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करे, ठीक है। तो इट सोलली डिपेंड्स ऑन कि बायर की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। एंड अबव ऑल बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेडिंग
partners. So in India, exchange control regulations plays an important role in this regard. तो अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टर्म्स ऑफ पेमेंट में. ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन आई होप समझ में आता हो कि हमारे करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू क्या है. अगर हम अपने इम्पोर्टर साथ वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी करेंसी वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से आती है, एक्सचेंज रेट कैसा है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. ठीक है, तो according to these regulations, the amount representing the full export value of the goods exported to all countries other than Bhutan and Nepal must be realized within 6 months from the date of shipment. तो जिन भी गुड्स को एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है उसकी जो सेल वैल्यू है विद इन 6 मंथ उसके पास रिसीव हो जानी चाहिए. ठीक है, मतलब कि जब भी जिस भी डेट पर गुड्स को शिप करा गया, इंपोर्टर को भेजा गया, उसमें 6 मंथ के अंदर ही एक्सपोर्टर के पास वैल्यू आ जानी चाहिए. मतलब जो उसका सेल अमाउंट था वो उसके पास आ जाना चाहिए. ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम द रूल विल रिक्वायर द रिजर्व बैंक्स अप्रूवल. These methods carry risk of varying nature, hence the choice depends largely on the bargaining strength of the trading partners. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया. अब एक एक करके टर्म्स ऑफ पेमेंट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सबसे पहला मेथड है हमारा एडवांस पेमेंट. So in this method the payment is made either at the time of acceptance of the order or at the same time before the शिपमेंट. तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो पेमेंट है उसको एडवांस में कर दिया गया, और जो पेमेंट उसको एडवांस में कब माना जाता है, जब हमारे गुड्स अभी इंपोर्टर तक नहीं पहुंचे हैं, उसके पहले ही हमारे पास पेमेंट रिसीव हो गई है. ठीक है, तो दो तरीके से ये पेमेंट हो सकती है, या तो जब ऑर्डर प्लेस किया गया है उसी टाइम पे ये पेमेंट हो जाए, या फिर हमारे गुड्स शिप होने से पहले हमारे पास पेमेंट आ जाए. ठीक है, This is the safest and the ideal mode from the exporter's side. अब इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. अब इसकी क्या वजह है ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि what would you consider the safest form from the point of view of exporter. कि एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि सेफेस्ट और आइडल मेथड कौन सा है. ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है. तो याद रखिएगा जो हमारा एडवांस पेमेंट है वो सेफेस्ट एंड आइडल मेथड है एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेफेस्ट नहीं हुआ, सबसे ज्यादा रिस्की यही हुआ कि उसने अभी गुड्स रिसीव ही नहीं किए हैं लेकिन उसने पेमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. In most cases, however, this method is not likely to be favored by the buyer. The buyer may favor this method when he is an overseas affiliate of the exporter or urgently requires the good and the exporter is in a position to dictate his terms. The buyer may make remittance by purchasing a draft from the bank payable at bank in India and dispatching it to the exporter, or by arranging through his bank for a bank in India to be instructed by mail or capable to pay the exporter, that is by mail transfer or telegraphic transfer. The draft, mail or telegraphic transfer will be in the currency specified in the contract of sale. तो अभी मैंने ये आपको बताया कि एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एडवांस पेमेंट मेथड सेफेस्ट एंड आइडल मेथड माना जाता है, राइट. लेकिन अगर हम बायर या फिर इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए शायद सबसे ज़्यादा रिस्कियर जो होगा मेथड वो एडवांस पेमेंट ही होगा, क्योंकि उसके पास गुड्स आए नहीं और उसे पहले ही पेमेंट करनी पड़ गई, राइट. लेकिन उसकी अपनी कुछ वजह होगी तभी वो एडवांस पेमेंट भी कर रहा होगा. सबसे पहली वजह क्या हो सकती है कि वो ओवरसीज एफिलिएट हो एक्सपोर्टर का, या फिर उसको गुड्स की अर्जेंट नीड है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसके लिए वो एडवांस पेमेंट करने को तैयार हो गया. और ये एडवांस पेमेंट कब करेगा, जब एक्सपोर्टर पोजीशन में होगा कि वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सके. मतलब कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सपोर्टर उनके तहत मतलब उनको मानते हुए सारे प्रोसीजर को फॉलो करे. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर एक्सपोर्टर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है तभी वो एडवांस पेमेंट कर पाएगा. ठीक है,
जो इम्पोर्टर है वो किस तरीके से पेमेंट करता है, किस तरीके से रेमिटेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि वो क्या करेगा, अपने बैंक से एक ड्राफ्ट को परचेज करेगा और पेबल किस पे करेगा, जो बैंक इंडिया में है जो कि एक्सपोर्टर का बैंक होगा, और जो भी अमाउंट है उसको डिस्पैच कर देगा एक्सपोर्टर को। ठीक, या फिर अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो यहाँ पर क्या करेगा, जो हमारा इम्पोर्टर है, जो इम्पोर्टर का बैंक है, वो इंडिया में किसी एक बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो एक्सपोर्टर को पे कर दे बाय मेल ट्रांसफर या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या होता है, मेल ट्रांसफर क्या होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या होता है, तो आप बस इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ओवरसीज ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उसमें जो पेमेंट किया जाता है वो टेलीग्राफिक ट्रांसफर या मेल ट्रांसफर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली क्या है कि चाहे पेमेंट ड्राफ्ट के थ्रू करा जाए, मेल के थ्रू करा जाए या टेलीग्राफिक ट्रांसफर किया जाए, जो भी हमारा पेमेंट होगा वो उसी करेंसी में होगा जो हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करी गई है। अगर हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमको पेमेंट इंडियन करेंसी में चाहिए तो हमारे पास पेमेंट इंडियन करेंसी में ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टर कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर सकता है कि उसका मन हुआ कि वो डॉलर्स में हमें भेज रहा है अमाउंट, तो ऐसा नहीं कर सकता। जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में मेंशन करी गई हैं उसी अकॉर्डिंग ही सारे प्रोसेस करे जाएंगे। ठीक है, from the exporter's point of view it is not only the simplest method but also free from any kind of credit और transfer risk। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड बेस्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो रिस्कियस मेथड इम्पोर्टर के लिए कौन सा हो सकता है, एडवांस पेमेंट हो सकता है। ठीक, payment is received before the shipment and hence there is no need for prior post shipment finance of any kind, and as no interest or commission is charged by the Indian banks for the payment of clean remittance, it works out to be the cheapest method as well. However, in case the exporter has quoted in a foreign currency, an exchange risk exists from the date of contract until payment is received from the बायर। देखिए यहाँ पर सिंपली ये बोल रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है यहाँ पर लीस्ट रिस्क पे होता है क्योंकि जो पेमेंट होती है वो शिपमेंट से पहले ही हमको प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये हमारा क्लीन रेमिटेंस की तरह काम करता है ना। जब हमारा जो गुड्स है वो ऑलरेडी शिप नहीं हुआ लेकिन पेमेंट हमारे पास आ गई तो इसका मतलब ये हमारा क्लीन रेमिटेंस है, एकदम क्लियर है। ठीक, तो इस पर जो इंडियन बैंक से कोई भी इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज नहीं करते हैं, तो ये मेथड सिंपल हुआ, सेफेस्ट हुआ और साथ में चीपेस्ट मेथड भी हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको ध्यान समझिएगा। अभी मैंने क्या बोला था कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो लीस्ट रिस्क पे होता है ना। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने लीस्ट रिस्क वर्ड क्यों यूज किया, यहाँ पे तो कोई रिस्क ही नहीं इन्वॉल्व है, शिपमेंट होने से पहले हमारे पास पेमेंट आ गई। इंडियन बैंक्स अगर पेमेंट पहले से हम करते तो इंडियन बैंक्स कोई भी इंटरेस्ट या कमीशन भी नहीं चार्ज करते। तो रिस्क किस बात का, रिस्क इस बात का कि एक्सचेंज वैल्यू की वजह से थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है ना। अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। ठीक, जब भी हम ओवरसीज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ा जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज वैल्यू कैसी है हमारी करेंसी की। और अगर एक्सपोर्टर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करा था, जो कि उसका कौन सा होता है, एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें अगर मेंशन है कि वो किसी फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेगा और पेमेंट के टाइम पे अगर फॉरेन करेंसी कुछ डगमगा गई, कुछ कंडीशंस खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क तो इन्वॉल्व हो ही गया ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, in case the exporter has quoted in a foreign currency, an exchange risk exists from the date of contract until payment is received from the buyer। तो उतना रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जीरो रिस्क है, ऐसा नहीं है। जहां पर पेमेंट की बात आएगी और इंटरनेशनल मार्केट की बात आएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेमेंट में रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा और आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ पाए कि ये
प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ठीक, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है ना। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कैश इन एडवांस, या जिसे हम एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, सेट अप बैंक वायर ट्रांसफर। तो हम यहाँ पर इंपोर्टर की बात करें क्योंकि इंपोर्टर ही तो एडवांस पेमेंट करेगा। ठीक, तो इंपोर्टर क्या करता है, बैंक वायर ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो ओवरसीज में होता है उसके लिए सेटअप करता है। ठीक, ये कहाँ पे करता है, इंपोर्टर अपने बैंक में करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, वायर्स द अमाउंट। वायर्स द अमाउंट मतलब अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ से, इंपोर्टर के बैंक से एक्सपोर्टर के बैंक तक। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, क्रेडिट्स अमाउंट टू द एक्सपोर्टर। अब जब इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर के बैंक को अमाउंट भेज दिया, क्रेडिट कर दिया, तब एक्सपोर्टर का बैंक क्या करेगा, एक्सपोर्टर को अमाउंट क्रेडिट कर देगा। ठीक, जब एक्सपोर्टर के पास अमाउंट पहुंच गया तो एक्सपोर्टर इधर से गुड्स को रिलीज कर देगा या फिर शिप कर देगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को जरूर बना के आइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, है ना। और इसमें कुछ आपको ड्राइंग वाइंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको लाइंस ही खींचनी है और इजीली प्रोसेस को समझाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका आंसर काफी ज्यादा इफेक्टिव भी लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये प्रोसेस क्लियर है। ठीक, देखिए यहाँ पर मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ा देना, सिर्फ समझा देना, नहीं, यहाँ पर मेरी कोशिश ये भी रहती है कि साथ साथ आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं, दूसरों से अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया था एडवांस पेमेंट के बारे में, जिसमें क्या बोल रहा था कि शिपमेंट होने से पहले एक्सपोर्टर के पास जो पेमेंट है वो आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इंपोर्टर है उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि वो एडवांस पेमेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट मेथड है। अब इस पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है, जो हमारा इंपोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर को गारंटी या अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने गुड्स को यहाँ पर शिप कर दीजिए, हमें जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे उसके तुरंत बाद हम पेमेंट कर देंगे। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि जो इंपोर्टर कंट्री का बैंक है उसने वर्बली कह दिया और एक्सपोर्टर वहाँ पे मान लेगा। एक रिटर्न फॉर्म में रहेगी, चीजें ज्यादा ऑथेंटिक रहेगी और उसकी वैलिडिटी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक लेटर या फिर एक अंडरटेकिंग में ये चीजें मेंशन करी जाती हैं कि गुड्स के शिपमेंट के बाद, मतलब जब इंपोर्टर को गुड्स रिसीव हो जाएंगे उसके बाद जो इंपोर्टिंग बैंक है, जो इंपोर्टर का बैंक है, वो एक्सपोर्टर को पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एडवांस पेमेंट में क्या था, वो तो पेमेंट एडवांस मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर इंपोर्टर कंट्री का जो बैंक है वो गारंटी अश्योरेंस ले रहा है ना। अगर यहाँ पर सिर्फ इंपोर्टर कहता कि अरे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा तो हो सकता है ये एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता था, क्योंकि हम इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को नहीं जानते, हमें नहीं पता कि इंपोर्टर हमें पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बैंक की गारंटी ले रहा है, ये अश्योरेंस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर है वो बिलीव कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, तो रिस्क तो इन्वॉल्व है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए इसको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बोला गया है। ठीक है, so in order to ensure that the exporter complies with the agreed terms and conditions of sale contract, the letter from the bank stipulates submission of certain documents. As credit is given to exporter on the basis of documents, the method is referred to as system of payments through documentary credits. According to the Uniform Customs and Practices relating to documentary credit,
Documentary credit has been defined as any arrangement whereby a bank acting at the request and in accordance with the instruction of a customer, यहाँ पर कौन है, importer, undertakes to make payment to or to order of a third party, कौन है, exporter, against stipulated documents and compliance with stipulated terms and कंडीशंस। तो अभी मैंने जो आपको बताया वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर एक्सपोर्टर के बिहाफ पर बैंक क्या करता है, अश्योरेंस या गारंटी लेता है कि वो पेमेंट प्रोवाइड कर देगा किसी थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है, हमारे एक्सपोर्टर को, ठीक। और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, पार्टीज इन द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मेरी कोशिश ये पूरी रहेगी कि जितने भी हमारे टर्म्स ऑफ पेमेंट हैं उन सब के रिगार्डिंग एक चार्ट मैं आपके यहाँ पर जरूर ऐड कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये चीजें याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप याद करेंगे ना तो पक्का कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन यहाँ पर काम नहीं करेगा, चीजों को समझ के याद रखेंगे तो वो हमेशा याद रहेगी, ठीक। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि अग्री ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी हमारा एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर है उसके बीच में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये चीजें सारे ही प्रोसेस में कॉमन रहेगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप सभी में कॉमन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अप्लाइज फॉर एन एलसी। अब ये एलसी क्या है, इट स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अगर अभी आपने नोटिस किया हो तो मैंने जब आपको पीछे समझाया था तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर बैंक अश्योरेंस या गारंटी प्रोवाइड करता है और मैंने ये बोला था कि जो गारंटी होगी वैसा तो है नहीं कि वर्बली बोल दी और एक्सपोर्टर ने मान ली, एक रिटन फॉर्म में होगी ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी भी हो सके और वो वैलिडिटी भी उसकी मेंटेन हो सके, ठीक। तो या तो वो एक लेटर हो सकता है या फिर कोई अंडरटेकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है। कहाँ पर अप्लाई करता है, अपने बैंक में। अब जिस भी बैंक में इम्पोर्टर अप्लाई कर रहा है उस बैंक को हम क्या कहेंगे, इशूइंग बैंक कहेंगे। इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसमें यही सब टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है, ठीक है। इसलिए पहले मैंने आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ाया, पहले इसको समझ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो कौन इशू करता है, इशूइंग बैंक करता है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टर है उसने क्या करा, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक। अब इशूइंग बैंक ने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया और ये किसको भेज दिया, एडवाइसिंग बैंक को। अब जो आपका एडवाइसिंग बैंक है इसको हम कंफर्मिंग बैंक भी कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर बैंक का क्या फंक्शन होता है कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है इशूइंग बैंक द्वारा वो उसमें एडवाइस प्रोवाइड करता है और उसको कंफर्म करता है, एक तरह से कह सकते हैं हम उसे वेरीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, वेरीफाइज द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फॉरवर्ड इट टू द एक्सपोर्टर। तो जब एडवाइसिंग बैंक या फिर कंफर्मिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई कर लेता है तो वो क्या करता है, एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट भेज देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंच गया तो यहाँ पर वो गुड्स को क्या कर देगा, शिप कर देगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अभी तक यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, गुड्स को पहले ही शिप कर दिया गया। यहाँ पर सिर्फ क्या आया है, लेटर ऑफ क्रेडिट ही आया है, ठीक। अब जब गुड्स को शिप कर दिया गया तो उसके साथ भी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच रहे होंगे, है ना, क्योंकि जब गुड्स को शिप किया गया है तो कितनी क्वांटिटी थी उसका उसके साथ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करा जाएगा, एडवाइसिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक को भेजा जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6th स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड, किसे, एडवाइसिंग बैंक या फिर जिसे हम कहते हैं कंफर्मिंग बैंक, ठीक। अब ये डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ पर आ गए इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करा जाएगा किसे, इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक कौन सा था, जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, ठीक।
अब जब इशूइंग बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, इन डॉक्यूमेंट्स को अब इशूइंग बैंक वेरीफाई करता है और किसके पास भेज देता है, इंपोर्टर के पास भेज देता है। और जब इंपोर्टर के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं और जब गुड्स शिप हो जाते हैं तब इंपोर्टर पेमेंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। और यहाँ पर भी मैं यही बोलूंगी कि अगर पेपर में स्पेसिफिकली पूछता है या यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, मुझसे कोई ये ना पूछना कि मैम ये बैंक बनाना पड़ेगा क्या। बैंक नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर नाम ऐसे मेंशन जरूर कर दिएगा। मैंने आपको बताया ना कि नेम मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ आप बैंक नहीं लिखिएगा, यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे लिखिए। ये क्या है, इशूइंग बैंक है, ये क्या है, एडवाइसिंग बैंक है। सिर्फ बैंक लिखेंगे तो चीजें डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाएंगी। ठीक, और ना ही यहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर की शक्ल बनानी है, सिर्फ नाम लिख देंगे तो भी काफी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हमारे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में इन्वॉल्व होती हैं। हालांकि मैंने आपको पार्टीज के बारे में बता दिया है, लेकिन अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा, वरना अगर मैं इसको पहले पढ़ा देती ना तो खिचड़ी तो पक्की बन जानी थी। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात करी जाए, सबसे पहले पार्टी कौन सी हो गई, हमारी इंपोर्टर, हु इज रिफर्ड टू एज एन एप्लीकेंट इन टर्म्स ऑफ यूसीपी, हु इनिशिएट्स द प्रोसेस। Having agreed to buy under such arrangements, he approaches his bankers and requests him to issue a documentary letter of credit in the name of the exporter. While requesting the banker, he mentions the document to be submitted by the exporter in compliance of the terms and conditions stipulated in the sale contract. तो यहाँ पर सबसे पहली पार्टी कौन सी हो गई, इंपोर्टर। और इंपोर्टर का यहाँ पे क्या काम होगा कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करे अपने बैंक में। ठीक है, और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये किसके नाम पर अप्लाई किया जाएगा, एक्सपोर्टर के नाम पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो इंपोर्टर है उसका क्या कहना है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट तो एक्सपोर्टर के नाम पे अप्लाई करवा रहा है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उसके लिए एक्सपोर्टर उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करे। तो अभी मैंने आपको दिखाया भी था चार्ट में, अगर आपको वो याद हो पिक्चर थोड़ी बहुत, तो आपने उसमें देखा था कि जो एडवाइसिंग बैंक है उसके पास एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स भेजता है, उसके बाद एडवाइसिंग बैंक किसको भेजता है, इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक किसको भेजता है, हमारे इंपोर्टर को भेजता है। तो जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उस सब को मानते हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्टर को भेजेगा, कौन, एक्सपोर्टर। ठीक है, सेकेंडली द बैंकर हु इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर इज नोन एज ओपनिंग और इशूइंग बैंकर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले आपको चार्ट क्यों दिखाया था, है ना। अब जो यहाँ पर दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है वो कौन सी है, ओपनिंग बैंक, या फिर जिसे हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं। ठीक, so it is the issuing banker who, at the request of and on the instruction of a customer, the applicant for the credit, undertakes to pay the exporter. तो issuing bank किसके इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, अपने कस्टमर कौन हुआ, उसका इंपोर्टर हुआ। ठीक है, और क्या काम कर रहा है, अश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन सी हो गई, द बैंकर टू होम द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंट फॉर ऑथेंटिकेशन एंड डिलीवरी इज रिफर्ड टू एज एडवाइसिंग बैंकर। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आएगी जो हमारी तीसरी पार्टी है वो कौन सी हो गई, एडवाइसिंग बैंक हो गई। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 ऑफ द यूसीपी, एडवाइसिंग बैंक शैल टेक रिस्पॉन्सिबल केयर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रेडिट विच एडवाइसेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इशूइंग बैंक है वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट किसको भेजता है, एडवाइसिंग बैंक को भेजता है। किस लिए, ताकि उस लेटर ऑफ क्रेडिट को चेक किया जा सके, उसकी ऑथेंटिसिटी देखी जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम फोर्थ पार्टी की बात करें तो वो कौन होगा, अ बैंकर हु एड्स हिज कंफर्मेशन टू द क्रेडिट इज कॉल्ड एज अ कंफर्मिंग बैंकर। Confirming of credit implies an undertaking to pay to the beneficiary in the event of issuing banker's inability or refusal to pay. Confirmation can be added only at the instance of the issuing bank.
तो अभी हमने बात करी कि थर्ड पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो कौन होती है, हमारी एडवाइसिंग बैंक होती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ पार्टी होगी वो कौन सी होगी, हमारी कंफर्मिंग बैंक होगी। ठीक है, अब इस कंफर्मिंग बैंक का क्या रोल रहता है कि वो यहाँ पर जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको कंफर्म करती है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी तो ऑलरेडी एडवाइसिंग बैंक कर चुकी है, अब यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक क्या करती है, उसको कंफर्म करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारी इशूइंग बैंक है अगर वो इसके लिए पे नहीं कर पाती है या फिर रिफ्यूज कर देती है पे करने से, तो जो हमारी कंफर्मिंग बैंक है वो बेनिफिशियरी को पेमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन कि मैम आपने तो बताया था कि जो एडवाइसिंग बैंक है नीचे उसके लिखा था कि कंफर्मिंग बैंक। बिल्कुल एकदम सही चीज लिखी थी, क्योंकि जो आपका एडवाइसिंग बैंक होता है अगर हम जनरली देखें तो वही आपका कंफर्मिंग बैंक भी होता है। और यहाँ पर ये लाइन मेंशन करी गई है, यूजुअली द एडवाइसिंग एंड द कंफर्मिंग बैंकर आर वन एंड द सेम। तो अगर हम जनरली बात करें तो एडवाइसिंग और कंफर्मिंग बैंक हमारी सेम ही होती है। ठीक, और यहाँ पर अलग से कंफर्मिंग बैंकर इसलिए बोला गया है कि अगर इशूइंग बैंक पे करने से मना कर देती है बेनिफिशियरी को, मतलब अगर एक्सपोर्टर को वो पे करने से मना कर देती है या फिर वो पे नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पर जो हमारी एडवाइसिंग बैंक है या फिर जो हमारी कंफर्मिंग बैंक है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्टी की, where a credit provides for bills of exchange, the paying bank is the bank on which such bills are drawn. This may be the issuing bank or another bank. If the credit provides for bill to be drawn on the buyer, the issuing bank is the paying bank. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिंपली क्या बोल रहा है कि जो हमारा पेइंग बैंक है वो या तो इशूइंग बैंक हो सकता है या फिर कोई और बैंक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जा रहा है। अगर बायर के ऊपर बिल ड्रॉ किया जा रहा है तो यहाँ पर इशूइंग बैंक भी क्या होगा, हमारा पेइंग बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ पार्टी की, वेयर द पेइंग बैंक इज नॉट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री. Credits usually permit a bank or bankers in the beneficiary country to negotiate drawings under the credit and disburse the amount of the exporter. This banker is called as a negotiating bank. Negotiating bank must present the relative bills of exchange to the paying bank, and until that bank pays the bill, the drawing is not finalized. Finally, the exporter who concludes a contract with the importer providing for the payment under the documentary arrangement is called a beneficiary. यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो पेइंग बैंक है वो एक्सपोर्टर की कंट्री में लोकेटेड हो, वहां पर हो। ठीक, तो उस टाइम पर जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट कैसे मिलेगी, तो ऐसे टाइम पर नेगोशिएटिंग बैंक या नेगोशिएटिंग बैंकर का रोल आ जाता है। इसके थ्रू इजिली जो पेमेंट है या अमाउंट है उसको एक्सपोर्टर को डिसबर्स कर दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर करवा दी जाए कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। So letter of credit is a document from a bank or financial institution on the buyer's behalf that assures payment to the seller. ठीक है, अब आई होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी मतलब वो इजिली ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे आगे पास किया जा सकता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी पास्ड फ्रीली, unconditional promise of payment on the demand or at particular time. तो हम इसे easily ट्रांसफर या पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, रिवोकेबिलिटी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका रिवोकेबल, नॉन रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफर एंड असाइनमेंट। So beneficiary of letter of credit can transfer or assign letter of credit as many times as possible. Letter of credit will remain
इफेक्टिव। तो चाहे जितनी बार इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, जितनी बार इसको असाइन कर दिया जाए, लेटर ऑफ क्रेडिट हमेशा इफेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार ट्रांसफर हो गया, 3 बार ट्रांसफर हो गया तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि ये इसका फीचर ही है कि इसको इजिली पास किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इसको 2 बार 4 बार पास कर दिया तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइट एंड टाइम ड्राफ्ट्स। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी जब हम टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, एप्लीकेंट, दैट इज द बायर इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कौन था, इम्पोर्टर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियरी, मतलब सेलर एंड द अल्टीमेट रिसिपिएंट इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इशूइंग बैंक, it assures seller that the payment will be received duly if compiled। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर है हमारा advising bank, it ensures payment will be done once issuing bank makes it। ठीक है, तो जब issuing bank letter of credit बना देगा तब advising bank यहाँ पर उसके पेमेंट के लिए कंफर्म करेगा या फिर उसको इंश्योर करेगा कि आपको पेमेंट मिल जानी है। ठीक, और लास्ट है हमारा confirming bank, it confirms letter of credit and strictly evaluates country and issuing bank before confirming letter of credit। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आपका ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और स्पेसिफिकली पूरा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पेमेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिकली भी पेपर में क्वेश्चन आया है पार्टीज इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट से। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है इसमें, इसको बना के जरूर आइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेल्स इंक्लूडेड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अभी तो हम बात करते आ रहे थे कि लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेम ऑफ द इशूइंग बैंक एंड टाइप ऑफ क्रेडिट विद नंबर एंड डेट। ठीक है, तो जिस भी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है उसका नाम, किस टाइप का क्रेडिट इशू किया गया है उसका नंबर और उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है ऑन हुज बिहाफ द क्रेडिट इज इशूड, दैट इज द एप्लीकेंट और द बायर। ठीक है, किसने करवाया ये इशू, या एप्लीकेंट या फिर हमारे कॉन्टेक्स्ट में बायर या फिर इम्पोर्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से पेमेंट मेथड या फिर जो भी करेंसी में आपको पेमेंट करना है वो अगर मेंशन है तो आपको उसी करेंसी में पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द करेंसी, मतलब करेंसी की जो वैल्यू वो मेंशन होनी चाहिए, तो वही करेंसी होनी चाहिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करी गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द डेट अप टू विच द क्रेडिट इज वैलिड, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट पता होनी चाहिए। द लास्ट डेट फॉर शिपमेंट में ऑल्सो बी स्पेसिफाइड। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम हो गया है ना, एक इसकी वैलिडिटी डेट होगी, तो कब तक वैलिड है ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंस द बेनिफिशियरी इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली रिफर्ड टू एज ड्राफ्ट इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, द टर्म ऑफ द ड्राफ्ट दैट इज साइट और यूजनेस and whether the draft is to be drawn on a named bank or the buyer। अब ये चीजें भी मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द गुड्स के बारे में भी प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यूजुअली द डॉक्यूमेंट्स आर कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दैट इज बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल और कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ जरूरी हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में हर एक चीज मेंशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड डेस्टिनेशन ऑफ शिपमेंट, ओनली कंट्रीज नेम में बी रिटन। सो सिर्फ कंट्री का नाम ही मेंशन होना चाहिए कि कहाँ से शिपमेंट स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गुड्स को शिप करना है, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्राइस एंड टर्म्स ऑफ शिपमेंट।
अब ये FOB है, CNF है या CIF है, अब इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनको टर्म्स के बारे में, तो अब आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेदर द पार्ट शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट परमिटेड। अब देखिए यहाँ पर पार्ट शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट में क्या फ़र्क होता है। पार्ट शिपमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमारे इम्पोर्टर के पास अगर पूरा अमाउंट अवेलेबल नहीं है, वो गुड्स को एक लॉट में नहीं मंगा पा रहा है, उसका अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है, तो क्या करता है, पार्ट शिपमेंट प्रैक्टिस करता है। ठीक है, छोटे छोटे लॉट्स में गुड्स को मंगाता है। ठीक, ये हो गया हमारा पार्ट शिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का क्या मतलब होता है कि जब हमारे गुड्स को शिप किया जा रहा है और इंटरमीडिएट जो उसका डेस्टिनेशन है वहां पर गुड्स को रखा जाता है और फिर उसके बाद आगे शिपमेंट किया जाता है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए, उसके बाद उन गुड्स को शिप किया गया। ठीक, फिर रास्ते में आगे जाकर कहीं पे एक वेयर हाउस पड़ा, उस वेयर हाउस में गुड्स को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया गया, 1 से 2 दिन जो भी लगा, फिर उसके बाद उन गुड्स को वहां से फिर से आपके कैरियर पे लोड किया गया और आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पर छोड़ा गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये जो आपका ट्रांसशिपमेंट होता है बेसिकली वो इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है ताकि एक मोड से दूसरे मोड हम स्विच कर सकें। ठीक है, अगर अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक फैक्ट्री में जब गुड्स को मैन्युफैक्चर किया गया तो उन्हें शिप किया गया, तो यहाँ पर हमने वेसल को यूज किया, फिर हमने वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर किया, उसके बाद नेक्स्ट वेयर हाउस से जब हमने गुड्स को अपने दोबारा लोड करवाया तो हमने कैरियर पे लोड करवाया। ठीक है, जैसे हम समझ सकते हैं एक ट्रक पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे चेंज हो रहे हैं, तो ट्रांसशिपमेंट का कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी अदर कंडीशंस एप्लीकेबल टू द क्रेडिट। फिर है सर्टिफिकेट एज द इशूइंग बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्रेडिट। इफ द सर्टिफिकेट इज ओमिटेड इट मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम टाइप ऑफ क्रेडिट। और लास्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दैट द क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो जो भी हमारा सर्टिफिकेट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, इनके जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आपके नवंबर के एंड तक ये यूनिट कंप्लीट हो जाए ताकि हम दिसंबर से IBO 6 को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।